यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में आया। आर्टिकल 44 का जिक्र कर दिल्ली हाई कोर्ट ने की समान नागरिक संहिता लाने की वकालत। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़ी बाधाएं मिटती जा रही हैं। अदालत ने अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, केंद्र को एक्शन लेना चाहिए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। अभी देश में अलग अलग समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू समेत अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम। हिंदू और अन्य धर्म के लोग कोर्ट से ही तलाक ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में तलाक शरीयत लॉ से होता है। सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक कानून लागू करने की मांग लंबे समय से। बड़ा सवाल, कॉमन सिविल कोड पर हिचक क्यों? एक देश एक कानून कब? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस अब तेज होती जा रही है। मुस्लिम संगठनों को इस पर खासा एतराज है, बाकी ज्यादातर वर्ग इसके पक्ष में है। बुद्धिजीवी तबका मानता है कि सबको बराबर अवसर मिलते हैं, तो इसमें किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। इधर राजनीति की अमरबेल हर मुद्दे में अपने लिए जड़ें ढूंढ ही लेती है। इस मामले में राजनीति ने अपने लिए अवसर तलाश लिए हैं। भाजपा पर हिंदू तुष्टीकरण के लिए इस मामले को उछालने के आरोप लगते रहे हैं। विरोध करने वालों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की तोहमत है। आज इस पर इन सवालों के जरिए बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डर किस बात का? देश एक है तो फिर कानून एक क्यों नहीं? और क्या कोई ऐसी बात है जिसके चलते लगता है कि समानता अगर आई तो अल्पसंख्यकों के हित छिन जाएंगे? मेरे साथ स्टूडियो में अब्दुल लतीफ आरको साहब हैं। आप सचिव हैं राजस्थान मिल्ली काउंसिल के। सुप्रसिद्ध वकील हैं एडवोकेट ए.के. जैन हमारे साथ। सुरेंद्र सिंह नरूका साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरको साहब, मुसलमानों की आपत्ति इसको लेकर के ऐलानिया है, पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद बहस पर आते हैं। बोलिए। देखिए, ये मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, और जब जब इलेक्शन आता है तब तक इस मुद्दे को कैश करने के लिए सियासी लोग बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कॉमन सिविल कोड का जो मैटर है, ये हिंदुस्तान में चल नहीं सकता है। अच्छा। इसलिए कि यहाँ हर 50 कोस के ऊपर बोलियां बदल जाती है, नियम कायदे बदल जाते हैं, और हर तरह की, हर समाज की, हर तरह की आबादी के लोग यहाँ रहते हैं। लिंगायत को ले लो, उन्होंने इसको मना किया है। इधर आदिवासी जितने हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और भी देश में बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो कॉमन सिविल कोड को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये एक सियासी, बाकी मुसलमानों को ऐतराज नहीं है ना? नहीं, मुसलमानों को तो ऐतराज क्यों नहीं है, जब संविधान ने हमें इजाज़त दे रखी है कि हम अपने धर्म की पालना कर सकते हैं, करेंगे, तो हमें क्यों नहीं ऐतराज है? ऐतराज है, हमें ऐतराज है, दोनों बातें। संविधान की बात तो अभी हमने आपको बताई ना, और संविधान के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे ऐतराज को कैश करने, पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। संविधान का मतलब, संविधान की सबसे बेहतरीन व्याख्या करने के लिए और अधिकृत रूप से व्याख्या करने के लिए कौन सी एजेंसी है देश में? सुप्रीम कोर्ट 5 बार कह चुका है कि इसको लाइए, सरकार से आग्रह कर चुका है, सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है। एक पहलू आपकी बात का ये है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब इसको निकाला जाता है, उस पर मैं बात करूंगा।
लेकिन जहां तक संविधान की बात है तो मुझे अगर इसके इस तर्क को खारिज करने वाली कोई बात है तो मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कह चुका है, एक बार नहीं 5 बार कह चुका है। देखिए, कह चुका है, फिर भी इस कानून को लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? हाँ। उन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जी कई कानून जो है वो लागू नहीं होते हैं। जैसे औरतों का मंदिरों में जाना, हाँ। साउथ मतलब व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होते हैं, कानून बंद तो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो ठीक है। जानती है, सरकार अगर जानती इस है। देश में आपका ये तर्क बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, आपने कही कि हर 50 कोस पे यहाँ बदल जाती है, बोली बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी एक जैसी है। जॉन स्ट्रेची ने जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत के बारे में जब हुआ था ना विश्लेषण, जब भारत का हो रहा था, तो ये कहते थे कि ये एक देश ही नहीं है, ये तो कहने के लिए एक देश हो गया है। बाकी केरल के आदमी की सभ्यता संस्कृति कश्मीर के आदमी से बिल्कुल अलग है, अरुणाचल के आदमी की राजस्थान से बिल्कुल अलग है, लेकिन देश है ना। 60 साल से दुनिया को चौंका है हिंदुस्तान ने एक रहकर। तो ये देश इसलिए है कि हमने उनको आज़ादी दी है जी अपने धर्म पर नियम कानून लागू करके जीने का। अगर ये ख़त्म हो जाएगा, हाँ जी, तो ये देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मेरा ये मानना है जी, कि जितने भी सियासी लोग हाँ, हर इलेक्शन के वक्त ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देते हैं, अब वो टाइम ख़त्म हो गया। बल्कि अब जो टाइम आया है वो ये आया है, तमाम सियासी पार्टियों को समझ लेना चाहिए कि अब हिंदुस्तान की हर समाज, हर कौम, हर इंसान ये जान गया है कि ये सियासत की रोटियां सेकने के लिए ऐसे टाइम पर 2-4 महीने पहले मीडिया के माध्यम से ऐसी चीजें फैलाई जाती अच्छी है। बात है, ये तो अच्छी बात है, इससे तो खुश ऐसी होना चीजें चाहिए, फैलाई जाती है मुझे भी खुश होना कि चाहिए, जिससे वोटों का जो है ना हाँ, ध्रुवीकरण हो जाए। और इससे अगर ऐसी मंशाई से ही अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको लेकर के आ रही है, जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसा है और आम आदमी समझ गया है नियत, तो फिर कोई राजनीतिक फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल तो हमको संतोष होना चाहिए। फिर तो जो काम हो रहा है वो प्योरली सुधार के लिए हो रहा है। मेरा इसमें ये कहना है जी कि अगर वाकई सियासी लोग फायदा उठाना चाहते हैं, हाँ, तो उन्हें ऐसे मसले उठाने की बजाय जी, उन्हें उठाना चाहिए महंगाई कम करने की बात। बिल्कुल, उन्हें उठाना चाहिए जो है इस कोरोना को आने वाली आफतों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयारी करके इससे निपटें, महंगाई ख़त्म हो, बुरी हालत है देश की, बेरोज़गारी की बुरी हालत, जितने ऐसे जो मुद्दे हैं कि जो देश को झंझोड़ के रख चुके हैं, हाँ, इन मुद्दों के बारे में इन सियासी पार्टियों को कोई ना कोई हल पेश करना चाहिए कि अगर हम जीतेंगे तो हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। बिल्कुल सही बात हो सकता है कि वो शायद दोबारा जीत जाएं, वरना अब हिंदुस्तान में ये हिंदू मुस्लिम राजनीति चलने वाली नहीं है। चाहे मीडिया, पूरा मीडिया इस काम के लिए लग जाए और सरकारें मीडिया को जो है इस्तेमाल करती रहें, अच्छा, लेकिन अब यहाँ का हर आदमी, हर नागरिक समझ गया है कि जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब ऐसी बातें उठाई जाती है, बिना मतलब नफरत बांटी जाती है, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, फिर वापस भाईचारा बनाने में। देखिए, मीडिया पर सवाल उठाना या मीडिया पे तोहमत लगाना बहुत आसान है। अब्दुल लतीफ फारूको साहब, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, उनके आप तो तथ्यात्मक और तकनीकी जवाब दीजिए ना। एक ही देश में, एक ही देश की सरहदों में, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल ले लूँ बस आपसे, एक ही देश की सरहदों में के बीच में रहने वाले लोगों में कैसे फर्क किया जा सकता है जब आईपीसी सीआरपीसी सबके लिए एक है? तो फिर व्यक्तिगत रूप से कैसे जीवन जीना है, पारिवारिक रूप से कैसे जीवन जीना है, सामाजिक रूप से कैसे जीवन जीना है, इसके लिए अलग अलग कैसे व्यवस्था हो सकती है और कैसे विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। केवल मुस्लिम समाज की बात नहीं है, बाकी दूसरे धर्मों के लिए जो एक्ट बने हुए हैं वो भी क्यों वजूद में हो? सबके लिए एक नियम, एक तरीका क्यों नहीं हो? देखिए, कहने को बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता छोड़िए ना, आप ये बताइए कि वो बेहतर स्थिति है कि नहीं है कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, और ये हो नहीं सकता इस मुल्क में। नहीं हो सकता, पर जा रहे हैं। होना चाहिए की बात करिए। इलेक्शन के लिए आप होना चाहिए की बात करिए। टाइम पर ऐसी बातें की जाती है, उसको जनता खारिज कर देगी। जो है अगर राजनीतिक मंशा से किया गया है तो उसको तो जनता खारिज करेगी ना। आप खारिज करेंगे, जनता खारिज करेगी, लेकिन होना चाहिए की बात हो रही है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उस पर वापस आता हूँ आपके पास। एक समाज का, जैन समाज, मुझे एक बात बताइए, भांति समाज के लोग रहते हैं, ठीक है, एक जैन सबके नीति नियम अलग है। नीति नियम अलग है तो बदले है ना वक्त के साथ, जरूरत के साथ। अगर जमाना प्रोग्रेसिव है तो उसके साथ बदलना पड़ेगा ना। आप मुझे ये बताइए, हिंदू धर्म में सती प्रथा खत्म हुई कि नहीं हुई ना? हिंदू राजाओं के बारे में इस बात के बड़े चटखारे लिए जाते हैं कि उनके 100 रानियां हुआ करती थी, 50 रानियां हुआ करती थी, छोड़ दी ना, एक ही होती है ना। कैसे आ गया बदलाव?
कैसे बदल गई चीजें? बदली, सुधार के लिए बदली, तो बदलना चाहिए। एडवोकेट ए के जैन साहब, मुझे एक बात समझाइए साहब, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि संविधान हमारा समानता का अधिकार देता है, नौकरी के समान अवसर नहीं है, शिक्षा के समान अवसर नहीं है, व्यवसाय करने के समान अवसर नहीं है। मैं केवल हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। जब जातियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से, कोई पर्वतीय इलाका है, कोई सामान्य ज़मीनी इलाका है, मैदानी इलाका है, ज़मीन खरीदने के, ज़मीन बेचने के, कहीं किसी को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, कोई उस अधिकार से वंचित है। ये समानता का अधिकार क्या, कौन सी समानता देता है हमको? देखिए, आज अपन विवाह जो डिस्कशंस हैं वो हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, समानता के अधिकार पे जो आपने प्रश्न उठाया उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहली चीज तो आरको साहब ने बहुत सारी बातें कही। हिंदुस्तान में आज भी एक राज्य ऐसा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा राज्य, जहां इनहेरिटेंस और मैरिज के मामले में सभी धर्मों पर गोवा सिविल कोड एप्लीकेबल होता है। और वो इसलिए है कि गोवा पुर्तगाल के अधीन था, पुर्तगालियों ने वहां पर कानून बनाया, और बाकी हिंदुस्तान अंग्रेजों के अधीन था, जिन्होंने हर जाति और हर धर्म के लिए अलग अलग कानून बनाए। पारसी मैरिज एक्ट अलग बनाया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, मुस्लिम शरीयत एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट अलग अलग बनाया, और हिंदुओं के लिए विडोज को राइट, रीमैरिज राइट्स, सती प्रथा बैन एक्ट वगैरह जो पहले आजादी से पहले आए वो उन्होंने अलग बनाए। और ट्राइबल्स के लिए तो उन्होंने यही कह दिया था कि ट्राइबल्स विल बी रन बाय द कस्टम्स। तो ये कहना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक राजनीतिक मुद्दा है। संविधान के आर्टिकल 44 नीति निर्देशक तत्व जो इसलिए बनाए गए थे कि भविष्य में इस देश का कानून कैसे बने, आगे रहे, उसमें आर्टिकल 44 ये कहता है कि ये हिंदुस्तान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का पूरा प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लाया जाना चाहिए। इसलिए कोई ये कहता है कि हमें संविधान ने छूट दे रखी है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 27 तक जो मूल रूप से रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स है, वो आपके रिलीजियस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए फ्रीडम आपको दी गई है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को फ्रीडम्स दी गई हैं। उस पर आपका इनहेरिटेंस और मैरिज राइट जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट है वो लागू नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहा गया क्या, बल्कि के आर्टिकल 44 में तो साफ कहा गया कि नीति निर्देशक तर्क इस तरीके बनाए जाएंगे। दूसरी बात जो आपने प्रश्न उठाया कि भाई जाति के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग कानून, हिंदुस्तान के कानून में आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया कि जाति, धर्म और स्थान के पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु साथ में 15 और 16 में कहा गया कि कुछ जो विशेष पिछड़े क्षेत्र हैं या विशेष पिछड़े वर्ग हैं, उन वर्गों को लिए उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और उसी की आड़ में बाद में जातिगत राजनीति की वजह से उस वर्ग की जगह तो जाति शब्द आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट जजमेंट में सिर्फ ये कहा था कि जाति भी वर्गीकरण का एक आधार हो सकती है, उसके बदले में जाति को ही संपूर्ण आधार बना लिया। और जो ट्राइबल एरिया है या हिल एरिया है जो जिसके डेवलपमेंट के लिए या जहाँ की वहाँ के लोकल लोगों के राइट्स के या फॉरेस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कि भाई ये भोले लोग हैं, अगर कोई बाहर के लोग इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर दे, उसका उपयोग ये हो गया कि उस एरिया के राजनीतिक दबाव से उस क्षेत्र बनाए जा रहे हैं जहाँ प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। क्या हम नहीं मानेंगे कि लद्दाख के क्षेत्र को या असम के दूर के ट्राइबल के जो लोग बैठे उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है? या हमें नहीं जानेंगे कि एसटी और एससी के लोग हैं, उनकी जमीन छीन नहीं जाए, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, पर उसके आड़ में जाती वो एक अलग बिंदु है कि जो इन लोगों ने यूज किया वो संविधान की भावना के विपरीत किया। संविधान की भावना तो ये थी कि जो कमजोर लोग हैं उनका शोषण नहीं हो जाए, इसलिए स्पेशल एक सेफगार्ड वहां बराबरी के अधिकार के अंदर है। पर अब जहां अपन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और सबसे ज्यादा तो डॉक्टर अंबेडकर इस बात के पक्षधर थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना आना चाहिए। परंतु उस समय जो संविधान सभा थी उसमें भी विभिन्न जाति के और बल्कि कट्टर लोग थे। बेमुश्किल से जब अंबेडकर ने यह धमकी दे दी थी कि मैं छोड़ दूंगा, तब जाकर हिंदू कोड बिल पंडित नेहरू और इनके दबाव से फाइनल हुआ था। और उसके बाद याद है कि सारे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हुआ था
हिंदू महासभा के लोग, स्वामी करपात्री तो चुनाव लड़ने चले गए थे पंडित नेहरू के अगेंस्ट में इसका विरोध करते हुए, और ये कहा था कि हिंदू धर्म का विनाश किया जा रहा है, महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार गलत दिया जा रहा है, ये बहुविवाह प्रथा पर जो रोक लगी। आज जाकर ये लग रहा है कि वो निर्णय सही था, आज बहुत सालों बाद, और आज ये हो रहा है। परंतु और यही स्थिति मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समाज के भी प्रगतिशील लोग हैं उन्हें आगे आके कहना चाहिए कि हम क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। आज जो जस्टिस प्रतिभा सिंह ने जो भी कहा वो यही कहा कि जब जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली मैरिज और इनहेरिटेंस के मामले में जो इंटर रिलीजियस या इंटरकास्ट मैरिज होती जा रही है वो प्रॉब्लम पैदा करती है जाके। वहां यही तो था कि एक मीणा व्यक्ति था, उसने डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फाइल किया, तो उसकी पत्नी ने ऑब्जेक्शन लिया कि हम तो मीणा जाति के ट्राइब से, हम पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू ही नहीं होता। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय के कई निर्णय है कि भाई आपने मैरिज किस तरीके से परफॉर्म की होगा, परंतु इन सबका एक विराम तो लगना चाहिए। और सक्सेसफुल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका उदाहरण गोवा है। अगर गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि वहां पुर्तगाली थे, अंग्रेज नहीं थे। ये विभाजनकारी नीतियां अंग्रेजों ने पैदा की और उसको दूर करने के लिए ही नीति तत्व में आर्टिकल 44 डाला गया था। फिर हिंदू समाज ने उस वक्त इसको लेकर के आपत्ति जताई, आज इसके फायदे समझ में आ रहे हैं। मुस्लिम समाज इस तरह की संभावना क्यों नहीं देखता है, बल्कि क्या आशंकाएं देखता है जिसकी वजह से आपत्ति है, ये मैं संक्षेप में पूछूंगा देखिए आरको साहब से। लेकिन उससे पहले आपके पास आ रहा हूं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। अगर हिंदू राष्ट्र की बात उठती है निश्चित तौर पर आपत्तिजनक हो सकती है, बहस का विषय हो सकती है। अगर किसी धर्म विशेष को कोई विशेषाधिकार नए दे दिए जाने की बात होती है तो उसका पर ऐतराज भी हो सकता है, उसके ऊपर बहस भी हो सकती है। लेकिन सबको एक दायरे में लाने की अगर बात होती है तो इसमें किसी के अधिकार तो छीने नहीं जा रहे हैं। आपको एक कानून के दायरे में लाने की बात हो रही है ना, सबको एक कानून के दायरे में। वो मुस्लिम भी आ रहे हैं तो हिंदू भी आ रहे हैं, अगर उनको कहीं कोई सहूलियत मिली हुई है तो वो भी छीन रही है। पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, तो इस पर क्यों ऐतराज होना चाहिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? देखिए जेपी जी, किसी भी राज्य में या किसी देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो सबसे पहले इस डिसीजन पर अराइव होना पड़ेगा कि क्या हमारे देश के लोग अपनी धार्मिक परंपराएं या जातिगत रीति रिवाज इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्या बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम तो से आज भी अगर तैयार नहीं होते हैं तो 1950 में भी तैयार नहीं थे, उससे पहले भी तैयार नहीं थे। सती प्रथा का विरोध हुआ था, मैंने उदाहरण दिया, और 50 तरह की प्रथाएं थी जिनका विरोध हुआ। इस देश के लोग तो अलग अलग तबकों की बात कर लीजिए, राजा पृथ्वी पर छोड़ने को तैयार नहीं थे, जमींदार जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था, सीलिंग एक्ट में जमीन गई ना, उसके बाद संपत्ति लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे, संपत्ति का अधिकार आया जब बहुत लोगों को परेशानी हुई। तो सुधार के लिए तो वो सब स्वीकार करना पड़ेगा आपको जो वक्त की मांग है। देखिए मैं जेपी जी जो बात कर रहा हूँ एक बार आप सुने, उसमें मेरा सिर्फ यह है कि जिस भी सरकार को ये लागू करना है, अगर इसको करना है तो उसके लिए जनता का विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा, व्यापक चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें विविधताएं, आप सिर्फ ये ना समझिए कि दो धर्मों के बीच भी है, एक धर्म में भी अलग अलग परंपराएं हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि विवाह को लेकर के, विवाह विच्छेद को लेकर के या उत्तराधिकार को लेकर के अगर कानून बनता है तो हमारे हिंदू धर्म में ही 2 श्रेणियां हैं जहां 2 शाखाएं चलती हैं उत्तराधिकार को लेकर के, एक दया भाग है, एक मिताक्षर है। कहीं पे जन्म से ही संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है और किसी में पिता की मृत्यु के बाद अधिकार प्राप्त होता है। कई जगह ऐसी परंपराएं हैं कि एक महिला जो है विवाह के पश्चात अपने पति के घर आती है। कई जगह नॉर्थ ईस्ट अगर आप चले जाएं तो ऐसी परंपराएं हैं कि जहां पे पुरुष जो है वो पत्नी के घर जाता है विवाह के पश्चात। तो ये परंपराएं हैं, इन परंपराओं को क्या आज ये समाप्त हो गई हैं जैसा कि माननीय हाईकोर्ट ने नहीं हुई है तो खत्म क्यों नहीं होनी चाहिए स्वर्णिम जी? जो ए.के. जैन साहब ने कहा और जो संविधान की व्याख्या उन्होंने की, और जो है कि हम क्या हमारी पूजा पद्धति हो, हम किस देवता को माने, हम उसकी कैसे पूजा करें, ये निश्चित तौर पर आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको उसका अधिकार मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम कैसे जिएंगे, हमारा व्यक्तिगत जीवन भी सार्वजनिक जीवन ही है, हम उसको कैसे जिएंगे, ये तो कोई रूल्स रेगुलेशन से चलेगा ना साहब। उसको अगर एक किया जाता है पूरे देश में तो उसमें क्या गलत है, वो समझ में आना मुश्किल है। लेकिन समय चूंकि कम बचा है। देखिए जेपी जी, हाँ, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अपने जैसे धार्मिक परंपराएं हैं, आप कह रहे हैं कि हम कैसा आचरण करेंगे समाज में, यह अलग चीज है। हाँ। इसमें अगर हम समाज के विरुद्ध आचरण करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होता है, लेकिन सिविल अगर आप राइट्स देखते हैं तो उसमें उत्तराधिकार को लेकर अगर बात करते हैं तो, या आप थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि हमारे सिख बंधु हैं, अगर वो कृपाण लेके जाते हैं तो वो कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन अगर अन्य कोई व्यक्ति लेके जाएगा तो कानून का उल्लंघन कहलाता है। तो ये सब चीजें अगर हम एक व्यापक चर्चा करके और लोगों को इसमें शामिल करके, लोगों से बात करके, लोगों को समझा करके ही लागू कर सकते हैं, एक डंडा नहीं चलाया जा सकता है। सुरेंद्र नरूका साहब, एक ही सवाल उठता है बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से,
सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, इसके ऊपर तो तमाम बहस मुबाही से हैं ही, अभी भी काफ़ी बात हो गई। लेकिन एक सवाल का जवाब मांगता है, ये बहस भी मांगती है, और जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते उनका खास तौर पर आरोप ये है कि जब चुनाव आते हैं, और उस जब को भी छोड़ दीजिए, हम अब की बात कर लें, जब कोरोना त्रासदी को लेकर के लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, उससे निकल कर बाहर आए हैं, जब आप पश्चिम बंगाल में ताज़ा ताज़ा हारे हैं, जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े चुनाव के बड़े राज्य के चुनाव सामने हैं, तब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आती है। तो निश्चित तौर पर अब अब्दुल लतीफ़ आर्को को ये सवाल उठाने का मौका मिलता ही मिलता है कि क्यों, अभी क्यों? अगर आपको लाना था तो आप चुनाव से पहले का मौका क्यों देखते हैं? सुरेंद्र सिंह नरूका जी। जेपी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको बाकायदा लाना चाहती है, और उसको केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती, बाकायदा उस पर काम करना चाहती है। उस पर काम, उससे बड़ा उदाहरण मैं देखूं तो हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में आप किसी बाहर का व्यक्ति वहां पे जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था, यह भी उसका एक सिविल कोड का उल्लंघन था। उसको अगर किसी ने आगे बढ़ के हटाया, तो जम्मू कश्मीर में जो आप फैसला जम्मू कश्मीर में जो देखें तो 370 और 35 से हटाई, वो भी एक सिविल कोड यूनिफॉर्म कोड की ओर एक अग्रसर कदम था। दूसरा आप देखें क्या एक शाह बानो और शायरा बानो जैसे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होने के बाद में भी जो मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के अत्याचार का था, अगर उसके ऊपर कोई कानून लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई, वो भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने वाला एक कदम था। केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी किसी कानून को लाने की बात करे और उसमें हिंदू मुस्लिम के, जैसे अभी लतीफ साहब ने कहा कि उसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात अगर अंदर आ जाए, तो ये राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये राजनीतिकरण नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल यहाँ नहीं था, तो समय से हो गया है। सवाल ये था कि वक्त ये जो चुना जाता है ना, जो फ्रीक्वेंसी आती है वो करीब करीब ऐसी आती है जब कोई चुनाव हो रहे होते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं। 370 हटाने की बात कही, ये सभी जो चीजें हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर अग्रसर करने वाली बात की। जैसे अभी जैन साहब ने भी कहा, हमारे संविधान के आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिकता का अधिकार है, साथ में आर्टिकल 14 और 15 के अंदर भी जो हमारे को जो अधिकार दे रखे हैं, और 16 में हमें जो आम किसी भी नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। लेकिन जो समानता का अधिकार 44 के अंदर, जिसके लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और उन्होंने धमकी भी दी सदन से अपना इस्तीफा देने की, जब ये बहुपत्नी प्रथा और जो बहु विवाह जैसे खत्म हुए। मैं अभी स्वर्ण जी बोल रहे थे, मैं जवाहरलाल नेहरू जी ने जो डिसीजन लिया उन्होंने आम जन का पहले आप विश्वास ले। जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू मैरिज एक्ट किया, हिंदू मैरिज एक्ट जो जिसको। ठीक है, चलिए समय हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जानलेवा वायरस कोरोना ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है।